और ऑनलाइन स्टोर से आवाज सर कल से रिलेटेड कोई सवाल था? तो ज़ाइडिक स्टार्ट किए। अपनी तरफ से शुरू कर लीजिएगा सर, शुरू जरूर कर लीजिएगा, एंड कर लेते हैं मिलकर इंशाल्लाह। ये प्रेजेंटेशन का इशू नहीं है, अगर कोई इनकम स्टेटमेंट मांगे फिर तो ठीक है, एक उसका फॉर्मेट है, वर्किंग आप जैसे मर्जी, उसमें कुछ भी नहीं मांगा हुआ, उसमें सिर्फ उसने सेल प्राइस निकालना है, वर्किंग जैसे मर्जी है। किसकी प्लाटिनम में भी कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करनी थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड माइनस, अब ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। क्या नहीं, क्लोजिंग फिनिश माइनस, और साडी क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस होनी है, वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, वो माइनस हो गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे आई है, लेजर देखा, डेबिट साइड पे टोटल खर्चा, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है, तो वो तो बैलेंसिंग फिगर वैसे ही है। इसकी तरह एक एंट्री बोल रहा है, ये इधर जे प्लस की फाइनल 3400 लीटर्स के सामने अमाउंट लिखी हुई, ये फिनिश गुड्स डेबिट है, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट है, मतलब इसका क्या है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है और फिनिश गुड्स का लेजर इनमें बना है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ना होने की वजह से यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल है, तो वो वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग है। फिनिश गुड्स का अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो यकीनन हम एक और वर्किंग करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस माइनस फिर कॉस्ट ऑफ सेल आता, लेकिन यही कॉस्ट ऑफ सेल क्यों है। ठीक है, चलो हमने एक क्वेश्चन वगैरह करना, एंट्रीज कुछ रिवाइज में जरा 2-3 एंट्रीज करवाएं, जरा रजिस्टर खोलो। बिजनेस की सैलरी अगर रिकॉर्ड करनी हो पूरे बिजनेस की, तो कंपाउंड एंट्री बोलना शुरू करो, रिकॉर्डिंग जरा हेडिंग लिख के जरा, हेड ऑफिस पेरोल डेबिट, हेड ऑफिस पेरोल में क्या क्या आ जाएगा, हाँ इनकम, फैक्ट्री पेरोल में इनिशियली क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इंटरेक्ट, पूरी फैक्ट्री पूरी हो जाएगी, नहीं क्रूड पेरोल बनाना है। अगर प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है, प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट, लेकिन ये जो प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट है ये सिर्फ एम्प्लॉइज का भी कटा है, नजर एंट्रीज हुई है वो निकाली के सफा, कौन सा कल मैंने कहा था है? वन 184 वहां पे तो क्वेश्चन होगा, उससे पिछले बार सफे देखा 183 पे एंट्रीज कहाँ लिखेंगे, रिकॉर्डिंग वाली जो एंट्री है इसमें सिर्फ अभी एम्प्लॉय का ये कटा है, या इससे पिछले पेज पे जाएगा, इससे पिछला सफा 182, उसके स्टार्ट में देखे आपने दो एंट्रीज लिखी हुई, 10,000 थी मैं कमाऊँ, तो ये एम्प्लॉय की सैलरी में से कटी है पहले, फिर इसी की इक्वल अमाउंट की एक और एंट्री हुई थी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट पेज पे भी देखें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री नीचे आपको नजर आएगी 183 पेज पे, एक है एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्शन, और एक फिर क्या है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, उसने भी डेफिनेटली एक्सपेंस में डेबिट होना, लेकिन वो अलग चीज है, उसने एक्स्ट्रा देना इन एडिशन टू एम्प्लॉइज डिडक्शन, उसने एक्स्ट्रा देना। ठीक है, तो खुला रहने पेज, इधर आएगा आगे, अगर कोई और टैक्स डिडक्शन हो, कोई भी टैक्स डिडक्शन हो, इनकम टैक्स पेएबल, क्रेडिट, फैक्ट्री पेरोल, अक्रूड पेरोल क्रेडिट,
अभी मैं अब वो अभी इंटरलॉकिंग वाली बात नहीं कर रहा, वो तो डेफिनेटली फिर ब्रेक, इसी का ब्रेकअप होना। रिकॉर्डिंग के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, या चले पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी बता दो। नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की भी ना ये एक्सपेंस डेबिट ही है, लेकिन वो फिर हमने नीचे जो किया हुआ ब्रेक किया हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ एक्सपेंस डेबिट ही पेबल करे, फिर जहां जहां का खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ देख लेना, पेन और 183 देख, उसे भी पहले एक्सपेंस में अगर डेबिट करना चाहें तो वो भी ठीक है, या पिछला पेज देखें इससे, सैलरी एक्सपेंस है वो, और वहां पे सिंपली ये कि सैलरी कहाँ 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 की है, वो फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की भी एंट्री, बेसिक एंट्री क्या है, एक्सपेंस डेबिट है और पेएबल क्रेडिट है, प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट। ये हेड ऑफिस का भी हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है। हाँ डेफिनेटली फिर इसने डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री इकट्ठी कर दूं अगर मैं, वर्क इन प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस में क्या है, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और फिर अगर सेलिंग एडमन भी है, सेलिंग एक्सपेंसेस एडमन एक्सपेंसेस, इन दोनों के अगेंस्ट क्रेडिट हो जाएगा फैक्ट्री पेरोल, और इन अगले दो के अगेंस्ट हेड ऑफिस पेरोल। ठीक है, इस तरह एम्प्लॉइज को एडवांस देने का भी कॉन्सेप्ट होता है, एक बात जरा सुनने फिर एक क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय को एडवांस दें आप, फिर क्या एंट्री होगी, एडवांस पे एम्प्लॉय सैलरी अपनी ले ले, एडवांस मांग ले, एडवांस डेबिट कैश, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर अगर एडवांस रिकवर हो जाए, हम्म, नहीं रिकवर हो मतलब नहीं, वो तो यूटिलाइज उसने खुद ही करना है, उससे तो हमारा भी ताल्लुक है ना। अगर वो अब कैश उसके पास है, वो जो मर्जी करे, लेकिन हम बिजनेस के एंगल से रिकवर का मतलब वापस भी तो लेना, ये एडवांस वापस होना, क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट, हो सकता है ऐसा। लेकिन सर एक काम और भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, एक ये भी हो सकता है कि हर महीने हमने सैलरी देनी है, हर महीने सैलरी देनी है, तो उसको जो पैसे देने उसमें से काट लें। सोच के बताएं क्या वर्ड्स होने चाहिए, नहीं एक्सपेंस डेबिट नहीं, एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं, उसका पे जो हमने फॉर एग्जांपल उसको 100 रुपया देना है, हम 100 की बजाय 10 उसने हमसे एग्री किया हुआ कि हर महीने मेरे 10-10 काट लीजिए, हाँ जी पेबल डेबिट होगा। तो या तो कैश उससे ले लेंगे, या क्या डेबिट होगा, पेबल भी कौन सा, अक्रूड पेरोल, अलग अलग सोचना जरा, कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट का मतलब उससे पैसे वापस ले लिए, और दूसरा तरीका क्या है, उसको पैसे कम दे दिए। तो ये जरा लिखना सारी एंट्रीज जरा दोबारा। रिकॉर्डिंग, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस पेड, डिडक्शन, एडवांस रिकवर्ड, या स्टूडेंट्स का क्विक कंप्लीट।
ये सर जी लिख लिया सर। पेज नंबर 368 निकालते हैं सर इस तरह। पेज नंबर 368 क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। लिख लिया ये क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। where general entry is record payroll and its disbursement से मुराद पेमेंट है। recording payroll disbursement of payroll for the month of April 2010 अरे फर्स्ट लाइन से शुरू। फकीर लिमिटेड manufacture special tools information pertaining to the payroll cost for the month of April 2010 is as under जी सर। डिपार्टमेंट्स के नाम मशीनिंग असेंबलिंग टूल रूम वेयर हाउस ग्रॉस सैलरी एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम रुपीज इन थाउजेंड्स ओवर टाइम की सैलरी कैसा सैलरी का हिस्सा इस एंगल से नहीं कि मतलब एग्री हुआ हुआ, लेकिन अगर वो कोई किसी ने काम किया तो क्या ये भी देना है, क्या ये भी एक्सपेंस है? इनकम टैक्स डिडक्शन भी हमारा एक्सपेंस है? नहीं है सर। हमारा हम कौन है? हम एम्प्लॉयर है, हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमने काट के देंगे। ये किसका टैक्स है? एम्प्लॉय का होगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम उसे ना दें, उसके पैसे उसके ब्याह पे गवर्नमेंट को। Detail of other benefits are as under 35 paid leaves are allowed per year including annual casual sick leaves ब्रैकेट में जरा पढ़ना 360 days अगर ये ना लिखा हो 365 लेंगे। अब जरा शायद ये बातें कुछ जो हजरात टैक्स पढ़े उन्हें तो आइडिया हो। 35 पेड लीव से मुराद क्या? अब मतलब इतनी छुट्टियां करेगा भी तो सैलरी मिलेगी, इन छुट्टियों की भी सैलरी मिलेगी ऐसे ही। हाँ इससे ज्यादा करेगा तो फिर नहीं मिलेंगे। तो किस किस नाम से करेगा? एनुअल सालाना भी छुट्टियों पे जाना चाहता है, कैजुअल कोई काम शाम पड़ गया, खुदा ना खासा बीमार हो गए, तो कितनी टोटल अलाउड है? 35 पर ईयर। क्या ये भी फिर हमारा खर्चा है? हम कौन है इस वक्त? एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने देना फिर, ये भी सैलरी का पार्ट है। एनुअल बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी इज पेड इन, क्या मतलब? साल में 1 महीने की सैलरी के बराबर बोनस।
कब दिया जाता है, कब पे किया जाता है। ये ठीक है, मेरा लीव इनकैशमेंट एक वर्ड सामने आया मेरा, वही चीज है मेरा, लीव इनकैशमेंट मेरा टैक्स का वर्ड निकला है इनसे। The company maintains a contributory provident fund in which 8.33% of the monthly salary is contributed by employer and employee. ठीक हो गया? During 2010, employees availed leaves that cost 85,000. Translation करो. And employees ने छुट्टियां हासिल कर ली, उसका कितना खर्चा हुआ, पैसे देने पड़े, हाँ जी 85 देने पड़े। सारी बुक काइंडली नजदीक कर लिया करें यार, सबसे इंपॉर्टेंट मिशन यही बन जाता है कि दूर से किताब कैसे देखनी है। नंबर 5, advance against salary paid and recovered during the month is 17 and 28,000 respectively. एडवांस दिया गया और रिकवर कर दिया गया। एडवांस कम दिया गया, रिकवर ज्यादा कर लिया गया, ये क्या बात हुई? पुराना भी हो सकता है, तो पुराना किसने एडवांस लिया, इस महीने में फर्दर एडवांस दिया 17 और फिर रिकवरी होगी। accrued payroll, provident fund payable and income tax payable are paid at the end of, तो accrue जो करेंगे आप फिर वो पे भी हो रहा है अप्रैल के एंड, अप्रैल की वर्किंग करनी। एक आखिरी लाइन बोल्ड भी हुई है, द कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ accruing bonus and paid leaves on monthly basis। इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है? मसला पॉइंट 1 में जाएगा, 35 क्या है, पूरे साल की है। तो एक तो ये भी हो सकता है ना, जब पैसे पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन नीचे तरफ पढ़े क्या पॉलिसी बनाई हुई कि मंथली बेसिस पे पेबल बनाएंगे। किस किस का, एक तो पेड लीव्स भी हैं और ऊपर पॉइंट नंबर 2 पढ़ेगा, बोनस भी देना असल में कब है, जून में, लेकिन उसकी पॉलिसी क्या है कि हर महीने जितना जितना बनता होगा, क्या हर महीने एक महीने का नहीं, हर महीने एक महीने का नहीं, एक साल में एक महीने का बोनस देना, तो वो जो एक महीने की अमाउंट बनेगी उसे 12 महीनों में अक्रू करेंगे। अब करना क्या है, जनरल एंट्रीज करना। देखिए भाई, इस तरह के जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना कल से, उसका मकसद अब ये है कि हमारी फाइनल प्रैक्टिस हो रही है। तो ऐसे जरा परेशान नहीं होना कि यार हमसे क्यों नहीं हो रहा, ये हमसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं थे जिस लेवल पे हमें पहुंच जाना चाहिए अब। लेकिन ये कहना कि अब हमें पेरोल डेबिट का नहीं पता, गलत नहीं, टू मच गलत। जनरल एंट्री बल्कि बिजनेस नहीं लिखेंगे। Akhir Limited journal entries for the month of April 10। जनरल एंट्रीज मांगे, थोड़ा सा फॉर्मेट अगर बन जाए, अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट क्रेडिट। ये सर पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, ढूंढने जरा चीज करना, मतलब सारा कर लेते हैं तरतीब से। कर चलो, क्या कोई खर्चा है, कोई सैलरी का खर्चा है, कहाँ कहाँ नजर आ रहा है,
सबसे पहले ग्रॉस सैलरी, फिर क्या ओवर टाइम भी सैलरी का हिस्सा, फिर पॉइंट नंबर 1 35% पेड लीव्स को भी मंथली अक्रू करना। नंबर 2 एनुअल बोनस को भी क्या मंथली अक्रू करना। नंबर 3 8.33% एम्प्लॉइज की सैलरी में से काटना, और फिर 8.33 एम्प्लॉयर ने जो खुद कंट्रीब्यूट करना है वो भी खर्चा है। फिर एम्प्लॉइज ने अवेल किया, फिर एडवांस दिया, रिकवर हुआ, अक्रू बन के टोटल। इसके एक वर्किंग करना, वर्किंग में जरा खर्चा इकट्ठा करना। एक पेज छोड़ दो, बस एक पेज सबमिशन हो गया। जी डिपार्टमेंट नेम्स आर मशीनिंग, असेंबली, टूल रूम, वेयर हाउस। टोटल रखने की जरूरत पड़े। इस तरह के क्वेश्चंस का मकसद फिर ये होगा कि अगर इस तरह की चीज क्वेश्चन में एग्जाम में कभी रिपीट हो जाए, वो फिर आपके हाथ से निकली हो। डन सर? जी सर, शुरू करें जी, खर्चा इकट्ठा करें। ग्रॉस सैलरीज रुपीज इन थाउजेंड्स, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, एक दो जगह राउंडिंग ऑफ करनी पड़नी मुझे लगा। 1425 टोटल हो गया 1500। ओवर टाइम 75 40 5 15 135। इनकम टैक्स डिडक्शन भी सैलरी का हिस्सा नहीं है सर, ये जरा क्लियर रखिएगा ये वाली बात। ये डिडक्शंस का हिस्सा, सैलरी में से कटना इसने। एक एंट्री जरा बोलने टैक्स के साथ, सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट होना है, तो ये इन्हीं में से कटना, इसी सैलरी में से कटना, लायबिलिटी बनना है उसमें। पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा साथ है। $35 पेड लीव्स, पेड लीव्स का खर्चा मंथली बेसिस पे क्रू करना। ये वाली वर्किंग जरा देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी हमें शायद समझ नहीं है। पॉइंट नंबर 1 पे आ जाए, लिखना छोड़ दो। पेड लीव्स का एक्सपेंस मंथली बेसिस पे एक्रू करना। ऐसे हम इस वक्त किस महीने में, पूरे साल की वर्किंग करें या किसी महीने ही कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? डिपार्टमेंट्स बने हुए, एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप ही। मशीनिंग डिपार्टमेंट की सैलरी है कितनी? 1000। ठीक है, 1000 को अब 35 डेज बनाना है। आराम से आराम से आराम से। ये 1000 कितने अरसे की सैलरी है? जाने देंगे, एक महीने की है सर। किस महीने की सैलरी है सर? अप्रैल की सैलरी है, तो डिवाइड बाय 30 करके क्या किया मैंने, पर डे सैलरी बना, मल्टीप्लाइड बाय 35 करके मैंने क्या किया, पढ़े सेंटेंस पढ़े, ये मैंने क्या किया,
ये 35 पेड डेज की लीव इनकैशमेंट की अमाउंट बनती है। लेकिन क्या ये सारा जो भी आंसर आएगा सॉल्व करेंगे 1000 डिवाइड बाय 30 इंटू 35, ये सारा अप्रैल में ही अक्रू करना, ये पूरे साल की अमाउंट आ गई। व्हाट इज डिवाइड बाय 30? एक महीने की सैलरी है 1000 डिवाइड बाय 30 करके पर डे निकाला मैं, पर डे इंटू 35 करके 35 दिनों के पैसे आ गए। 35 दिनों के पैसे एनुअल देने हैं, एनुअल देने हैं, मंथली लेकिन अक्रू करना है। तो डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहा हूं? ताकि मंथली आ, नहीं पहले बात पूरी समझ लें। व्हाट इज 1000? ये तो पहले ही महीना है, एक महीने की है, तो मैंने अब डिवाइड बाय 12 फिर क्यों कर दिया? डिवाइड 1000 डिवाइड बाय 30 कर पर डे आया, और फिर जब 35 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 35 के है, ये साल के 35 दिनों के पैसे, तो डिवाइड बाय 12 करके फिर हमारा मंथली अमाउंट है। अब लिखें, जरा एक लाइन बीच में छोड़ लीजिएगा, शायद मुझे समझाने के लिए एक जगह चाहिए थोड़ी सी, अल्लाह करे बस शायद ना चाहिए, लेकिन थोड़ी एक दो लाइनें रख के आगे चलिए। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वर्किंग समझ आ गया, बाकी आप कंप्लीट करो जिन्हें क्लियर होगी। तो मंथली सैलरी है डिवाइड बाय 30, एक महीने के दिन, इनटू 35, वो तो कहता है एक साल में 360 डेज है, तो मैंने डिवाइड बाय 365 क्यों नहीं किया? 360 सॉरी क्यों नहीं किया? है एक महीने के पैसे, पूरे साल में तो ठीक है, लेकिन मतलब मंथ सैलरी, अप्रैल सैलरी। ये असेंबली वगैरह बता दो मुझे, इधर आइडिया हो रहेगा आपने कैसे वर्किंग कर ली। आंसर ये 50, ये 97 ही तकरीबन बनता है। अब राउंड ऑफ कीजिएगा फिर, अगर 1000 में कर रहे हैं 99 अप्रोक्सीमेटली। कर लेना वर्किंग, कोई एक आध और लिखनी थी। 400 डिवाइड बाय 30 इंटू 35 डिवाइड बाय 12, 25 के बेस पे सर। अब पूरी आएगा 2.4 शायद आ रहा है, पॉइंट्स में जाना है यार, मैं बुकाएं कहाँ? 7 समथिंग टोटल। वन 145 ठीक है, जो पॉइंट्स में लिख रहा है पॉइंट्स में लिख रहा है। ये क्लियर है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? बाकी वर्किंग्स मैंने नहीं लिखी है। 25 डिवाइड बाय 30 इंटू 35 डिवाइड बाय 12, ये सब डिवाइड बाय 12 इसलिए हो रहा है ताकि मंथली अक्रू हो जाए सर। आगे बढ़े सर। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जरा आप खुद से करेंगे। बोनस मंथली अक्रू, एनुअल बोनस इक्वल टू 1 मंथ इज पेड इन जून। ये तो जून में देना, हम इसे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम तो अप्रैल में। ये ज़हन में रखिएगा प्लीज, अक्रूवल बेसिस पे हो रहा है, ये पेएबल हो जाएगा। जून में जब देंगे तो फिर लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। सिंपल है शादी बाकी। कैसे? 1 मंथ सैलरी, क्या 1000 1 मंथ सैलरी ही है, डिवाइड बाय सीधा 12 क्यों, एक महीने की सैलरी एज अ बोनस, एक महीने की सैलरी एज अ बोनस। इसको फर्दर क्या करना? नहीं सर जी, ये 1000 क्या है, एक महीने की तो सैलरी है। क्या 1000 ही देना है बोनस? साल बाद एक महीने की सैलरी के बराबर बोनस देना, तो क्या ये 1000 एक महीने के बराबर ही है? एक महीने की सैलरी ही है। अब मैंने डिवाइड बाय 12 क्यों किया? मंथली अक्रू कर, 1000 क्या है पूरा बोल दो, ये पूरा बोनस है, ये पूरा बोनस का था, ये तो एक महीने का, एक महीने का ही बोनस देना है।
साल बाद, 1 महीने की अमाउंट बोनस नहीं, लेकिन अक्रू करना मंथली बेसिस, तो y डिवाइड बाय 12, ताकि मंथली अक्रूवल आ जाए। जरा 1 मिनट आंसर बताइए। हर महीने 83.3 करके अगर हम अक्रू करते जाएं तो क्या साल बाद टोटल 1000 हो जाएगा? तो साल बाद टोटल 1000 क्यों रहेगा? ये तो 1 महीने की सैलरी, तो ये बोनस है जो 1 महीने की सैलरी के बराबर है। ठीक, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर, और ध्यान दे यार। टोटल 33, आगे क्या आएगा तकरीबन 2 6 124, आगे सर बेटा आपने प्रोविडेंट फंड कर ली है, आपने प्रोविडेंट फंड कर लिया है, बात वो भी ठीक है, लेकिन आपने जो किया आपने 1/12 किया होगा, तो 1/12 से 8.33 आता है। हमने प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज दे दी है, वो प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज भी जस्ट बाय चांस 12 महीने होने की वजह से 1/12 अगर आपने कर लिया है तो वो भी बेटा एक ही बात है, वो 0.833 बन गए। हमने डिवाइड बाय 12 इंटू 1 किए, आप करें जाके सर, ये प्रोविडेंट फंड की गेम चलाएं। अपने का डिवाइड बाय 12 इंटू 1 किया है तो आपका वही 8.33% बन गए 1/12, ये 0.0833। क्लियर होगी बात? नहीं नहीं, आप फिर पूछो। जी सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये मैंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ क्यों लिखा? इतना ही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होगा, इक्वल है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कैसे फिगर आ जाएगा? 8.33 of monthly salary. What is monthly salary? 1000 into 8.33, ठीक है। अब ये जस्ट बाय चांस फिगर सेम है बोनस और इसकी, उसकी वजह क्या कैलकुलेटर पे लिखा जरा जल्दी से 1/12, वो भी 8%, 8.33 बनेगा इंटू 100, तो ये ना कह लीजिएगा बोनस जो होता है वो उसके बराबर आता है, ठीक है। लेकिन सॉल्व करें आगे, फिगर्स 33 आएगा आगे, आ जाएगा या आगे आ जाएगा 124, ठीक है। हर चीज की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, तो इन चीजों को भी सीरियस लेना है, खतरात काफी ज्यादा है। नहीं, हर चीज को सीरियस है, बाकी अल्लाह मालूम। जी सर, अब क्या करें? इकट्ठे हो जाए जरा यहाँ। जी जी, ग्रॉस सैलरी, अब वो समटाइम्स ये भी कहता है, वो अपने टैक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि बेसिक का 5%, तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हमें बताया होता कि बेसिक का, तो फिर हम उससे पैसे करें। नहीं, ये तो रेयर चांस है, यानी कि ये ओवर टाइम मिला के प्रोविडेंट फंड और बोनस नहीं है, वो फिर नॉर्मल सैलरी की बेस पे है। हाँ ऑफ कोर्स, अगर वो बता दो। सही है आपका सवाल, आपने सही किया, ओवर टाइम मिला के बोनस, ओवर टाइम मिला के पेड लीव्स, ओवर टाइम मिला के प्रोविडेंट फंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रॉस सैलरी हाँ कभी कभी हो सकता है, अपने टैक्स में सुना सैलरी का 5% होता है, तो वो ठीक है, वो अगर बताया था। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और कहता है कि बेसिक सैलरी का 5%, तो हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करें। ठीक है, ठीक है सर। अब इन फिगर्स की बेस पे ये जो थोड़ी सी फिगर्स आई हैं, इन फिगर्स की बेस पे आए जरा एक एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं जरा। अरे बिस्मिल्लाह पढ़ो, वापस आए एंट्री। सबसे पहला काम क्या है?
कंसंट्रेट करें, कोशिश करें। पहला काम रिकॉर्डिंग, एक्सपेंस डेबिट करना। एक्सपेंस डेबिट होना सर, कितने से एक्सपेंस डेबिट होना? आप दोबारा वर्किंग देखें, आप वर्किंग देखें, मैं सामने आपके सवाल रख लेता हूं। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस? क्या ख्याल है, क्या ग्रॉस सैलरी हमारा खर्चा? कैलकुलेटर पे लिखे 1500। क्या 135 ओवर टाइम हमारा खर्चा? अब इसमें अगर डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आपको कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम नजर आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सोच लेंगे। रिकॉर्डिंग मीन सारा खर्चा इकट्ठा, और ये इधर डिपार्टमेंट से कम मेरे ख्याल इतने तो हमें पता चल ही गए होंगे। क्या ये फैक्ट्री की बात हो रही है, हेड ऑफिस की? सेलिंग एडमिन की जिक्र नहीं, सेलिंग एडमिन की कोई बहस नहीं लग रही। मशीनिंग, असेंबलिंग, वेयर हाउस, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, ये शायद फैक्ट्री का हिस्सा है। बाकी जो फर्दर जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूँ। 1500 किया है सर ग्रॉस सैलरी, प्लस 135 करेंगे, क्या है? अब क्या इकट्ठा कर रहे हैं? खर्चा इकट्ठा करने लगे, आगे बताएं। 145 प्लस करते हुए कैसा लग रहा है? नहीं मतलब टोटल सैलरी एक्सपेंस निकालना चाह रहे हैं। 145 पे गौर करें, तो प्लस करें, माइनस करें, कुछ करें या ना करें? माइनस ना करें, तो मैंने एहतियातन कहा था। नहीं मतलब ये अलग भी किया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सारा खर्चा एक ही दफा डेबिट करें। मसलन सिर्फ अगर हम सैलरी यहाँ तक इकट्ठी करें, एक मिनट करें जरा यहाँ पर 1635 1635 1635 क्या डबल एंट्री बन गई है? फैक्ट्री पेरोल डेबिट नहीं, आराम से आगे चलते हैं, आराम से आगे, आराम से आगे। फैक्ट्री पेरोल डेबिट, डिडक्शंस ढूंढने, कोई डिडक्शन होनी इनकम टैक्स की? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 25 प्लस 15 टोटल खर्चा ही है ना, तो 40 क्या हो गया? तो इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। और कोई ढूंढने डिडक्शन है? प्रोविडेंट फंड की भी डिडक्शन है क्या? उतनी जितनी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, कितनी? 124, और बैलेंसिंग फिगर अक्रूड करें, ये तो करें। फैक्ट्री पेरोल, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ में प्लीज पार्टिसिपेशन रखा करें आप लोग, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। जी फैक्ट्री पेरोल 1635 डन है, और सभी डन है सर। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल कैसे 40 बना दिए? वर्किंग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, चाहे 25 प्लस 15। ये जो इनकम टैक्स पेबल है, ये एम्प्लॉय का खर्चा नहीं है, याद रखना है। ये सिंपली क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के एम्प्लॉय को नहीं देना, गवर्नमेंट को देना। नहीं मतलब लाइबिलिटी तो बनाई, लेकिन कहां से काट के? एम्प्लॉय के पैसे काट के उसने लाइबिलिटी बनाई। एम्प्लॉय के पैसे उसने काट लिए, उसकी अब लाइबिलिटी है, उसने ये पे करनी। किसको? एम्प्लॉय के बिहाफ पे गवर्नमेंट। टोटल हो गया ये, आगे हिम्मत हिम्मत हिम्मत, अब होगी बात प्लीज। प्रोविडेंट फंड पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल ढूंढे। ये जो 125 है, ये भी 125 है, 24 124, ये भी 124 जो है, ये भी जहन में रखें, ये भी एम्प्लॉय से कटा है। क्या एक 124 की एंट्री मुझे दोबारा करवाएंगे आप? वो किस चीज की होगी? ये किससे कटा है? ये एम्प्लॉय से कटा, हजम है। अब वक्ती तौर पे यहाँ अक्रूड पेरोल बना, अक्रूड पेरोल क्रेडिट,
1471 क्लियर है जी? यहाँ तक दोबारा अपनी वर्किंग में जो ऑनलाइन स्टूडेंट से लेते एक मिनट नहीं, ओवर टाइम तो जान दे सही आ रहा हूँ। ओवर टाइम हो गया सर, क्या क्या हो गया? ग्रॉसरी ओवर टाइम हो गया। अब आ रही जो हमारी तरह नई चीजें, पेड लीव्स हमारा एम्प्लॉयर के एंगल से खर्चा मंथली एक्रू होना है, मंथली एक्रू होना है, क्या ये एक्रू होना है? बनाए एंट्री। अब पेड लीव्स एक्सपेंस डेफिनेटली बनाया जा सकता है, लेकिन ये भी सैलरी का हिस्सा है। टैक्स देन में लाए, टैक्स सैलरी की एक हेड ऑफ इनकम है उसमें पता नहीं क्या क्या है, अगर आप गिनना भी चाहेंगे तो शायद लिस्ट बनाना मुश्किल हो जाना। तो ये सब सैलरी का हिस्सा है। तो अब इसमें कोई लेदर हेड बनाने की बजाय फैक्ट्री पेरोल डेबिट और क्या क्रेडिट और पे अक्रूड पेरोल क्रेडिट कितने से? 145 से भी, और बोनस की भी इसी एंट्री बन जाएगी। बोनस की बताएं। फैक्ट्री पेरोल डेबिट, अक्रूड पेरोल क्रेडिट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ छोड़ दें, ये दो एंट्रीज और करें 145 124। कर क्या रहे हैं ये अब क्या कर रहे हैं 120, ये क्या है 145 क्या करने लगे? मंथली एक्रू करने लगे। मंथली पेड लीव्स का खर्चा एज एन एम्प्लॉयर हम रिकॉर्ड करने लगे। पेरोल डेबिट, अक्रूड पेरोल, कितना सर? 145 प्लीज 145। ठीक है, उन्हें इकट्ठा किया जा सकता था, उनको इसके साथ भी ऊपर वाली एंट्री से भी मिलाया जा सकता था, लेकिन मैं मतलब नहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लेंगे वो इंशाल्लाह, फिर एक दफा कर लेंगे। मैंने जानबूझ के ज्यादा ज्यादा किए, लेकिन आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया कि ये उसमें भी जा सकता, लेकिन आपको जरूरी नहीं। फैक्ट्री पेरोल डेबिट, अब इसके साथ नीचे लिख लेना ये किस किस की चीज की एंट्रीज है। ये अब पेड लीव्स की, पेड लीव की एंट्री अक्रूवल होगी, अक्रूड होगी, पेड लीव अक्रूड। आगे बोनस अक्रूड, बोनस अक्रूड बेस्ड ऑन मंथली अमाउंट थी ये 124। दोबारा जाए टेबल में, एक काम रह गया यार, हो तो गया वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यार, ये 124 हो तो गया, ये दोबारा ये 124 जो है ये जरा सही देख लीजिएगा। 124 वो पहला वाला क्या है, वो जो क्रेडिट हुआ हुआ वो एम्प्लॉय की सैलरी में से 124 निकला। ये दूसरा 124 क्या है? ये बोनस वाला है, अभी ये बोनस वाला है। अब कौन सा 124 है गया? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री बोले, फैक्ट्री पेरोल है, पहले एक्सपेंस अक्रू कर लें और फिर उसको डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे इंशाल्लाह। फैक्ट्री पेरोल डेबिट, प्रोविडेंट फंड पेबल, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अक्रूड पेरोल नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर ने ये पैसे एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड को देने हैं, और प्रोविडेंट फंड का फिर अपना सारा अकाउंटिंग का हिसाब होता है, तो उसमें ये जमा हो जाएंगे। कितने टोटल वैसे जमा हो जाएंगे ये पता है आपको? 124 ये वाला और 124 एम्प्लॉय वाला मिल के कहाँ जाएगा?
प्रोविडेंट फंड में, फिर प्रोविडेंट फंड से इन्वेस्टमेंट। तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है? प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ट्रांसफर करें। ठीक हो गया? अब आप यहां तक देख लें कौन कौन से पॉइंट्स आपके ख्याल में सही हो गए हैं। देख लो पहला टेबल फाइनल, पहला टेबल पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 मेरा हल हो गया। एक नजर देखना जरा, एंट्रीज रिवाइज करना जरा, एक नजर फिगर्स के साथ देखना एंट्रीज, कोई कंफ्यूजन किस जगह, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर जी सर, इकट्ठे से नंबर 4 से, नंबर 4 एंट्री सही करवानी। एम्प्लॉय अवेल्ड लीव्स दैट कॉस्ट 85। जी सर, कोई एंट्री बोलने की कोशिश करें, हुआ क्या पहले तो ट्रांसलेशन करना। नहीं, इसको जरा अपने एंगल से जरा ट्रांसलेट करो। क्या अब हमारे से पैसे जाएंगे? एंट्री बोले सर। अब सर ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं है, उसकी वजह क्या है ये सुन समझे जरा। ये 145 वाली एंट्री पे है। क्या हम मंथली बेसिस पे ये खर्चा रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, अक्रू करी जा रहे हैं? क्या पेड लीव्स का खर्चा अक्रू करते जा रहे हैं? अगर ना करते जा रहे होते तो 85 की एंट्री क्या बनती? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन क्या अब अक्रू करने के बाद पेमेंट हो रही है, तो क्या इसे भी एक्सपेंस बना लें, या इसको पे करने से अब लायबिलिटी रिड्यूस हो? तो किस एंट्री की वजह से अब ये लायबिलिटी रिड्यूस वाली बात हो रही है? हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अगर एक्सपेंस अपने अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया है तो पेमेंट के वक्त फिर आप लायबिलिटी सेटल करें। समझ आ रही मेरी बात? तो इसको लिंक करने का, जिसका मैंने एक एरो सा बनाया था बाद में याद आ रहा। एंट्री बता दी, एक्रूड पेरोल डेबिट। ये ना, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी कुछ एम्प्लॉइज ने अवेल इस महीने भी अवेल किए ना, तो अगले महीने अगर महीना पूरा खत्म हो जाए फिर तो एम्प्लॉइज को हमने वैसे ही पकड़ा देना। सॉरी, साल पूरा खत्म हो जाए, पूरे साल के एंड पे तो सबने अवेल कर ही लेना। इसमें कहीं रहने दें यार, एम्प्लॉइज के पैसे ना करें। एम्प्लॉय बन के सोचें कि अगर आपके साथ वादा हुआ था कि 35 लीव्स के पैसे अलाउड है, ठीक है ऊपर वाले काट, लेकिन 35 के तो बनते हैं। तो फिलहाल कितने लिए गए? अच्छा, ये भी मेरा ख्याल है ये जरूरी नहीं है कि ये एम्प्लॉय ने इसी महीने के अक्रूवल में से लिए हो। ये जरा स्टैंडर्ड स्टैंडी दोबारा पढ़े, नंबर 4। क्या लिए इसी महीने, लिए इसी महीने सर, लेकिन पिछले भी लिए जा हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ ने भी ना लिए हो। तो ये कहना कि इसी महीने के और देयरफॉर और कुछ नहीं है, ये शायद ऐसी बात नहीं है। ये क्लियर है?
आगे चलिए सर, एडवांस पे आ जाए सर। एडवांस की एंट्री करवाई। हाँ, ये एडवांस डेबिट वाला इशू नहीं है, 17,000 की तो एंट्री फटाफट कर। एडवांस सैलरी डेबिट, एडवांस अगेंस्ट सैलरी डेबिट। ये किस नेचर का है सर, एडवांस अगेंस्ट सैलरी? कितना डेबिट? 17 कैश और बैंक क्रेडिट। ओके, रिकवर्ड वाली जो एंट्री है उसको जरा एक सर्कल लगा लें। रिकवर्ड वाली मैं दोबारा बताता हूँ। वैसे रिकवर्ड वाली एक एंट्री तो आपको पता होनी चाहिए, बता दें तो। कैश डेबिट, कैश डेबिट, एडवांस क्रेडिट। लेकिन ये नॉर्मल नहीं, एम्प्लॉय से कैश में रिकवरी नहीं होती। नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि एम्प्लॉय के पैसों में से काटा जाता है। तो वो मैं जरा अभी एक सर्कल से लगा लें, मैं अभी फाइनल एंट्री में आपको बताता हूँ। अब कौन कौन से पॉइंट हो गए? लास्ट पॉइंट में और करते हैं फुल कंसंट्रेटेड। क्या क्या करना है? अक्रूड पेरोल है, प्रोविडेंट फंड पेबल है, इनकम टैक्स पेबल पेड एट द एंड ऑफ अप्रैल। अब लिखने की बहस छोड़ दें, सारी पेमेंट्स करवा दें। नजर एंट्रीज में जाएगा, सब कुछ नजर आ रहा है आपको। अक्रूड पेरोल कितने से डेबिट? हाँ जी, 1471, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये तो बाकी हमने किया ना, इसके अगली एंट्रीज देखें, इसके अगली एंट्री देखें। ये है पेड लीव अक्रूड, फैक्ट्री पेरोल डेबिट, पेड लीव अक्रूड। कोई भी सर, ये कब डेबिट करेंगे? वैसे तो हमने कर भी लिया, मींस उसे इसको, इसका जो अक्रूड है ये कब डेबिट होगा? जब एम्प्लॉय अवेल करेगा, जब एम्प्लॉय इन पैसों का अवेल करेगा। बोनस के पैसे कब पेबल डेबिट करेंगे? जब जून में बोनस देंगे। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? अप्रैल के एंड पे। तो अप्रैल के एंड पे अब किसकी पेमेंट हो रही है? अप्रैल के पैसों की। ठीक है, ठीक है सर। तो 1471 डन है, और डन है सर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ा क्लियर है मेरी बात से? कंपाउंड एंट्री बना लेते हैं भैया। प्रोविडेंट फंड पेबल कितने से डेबिट करूं, सोच के आपने बताना, गलती ना हो। प्रोविडेंट फंड पेबल, जी ऑनलाइन स्टूडेंट से भी जरा पार्टिसिपेट करना है। प्रोविडेंट फंड पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल 124 किसके वाला है? वो काटा हुआ है। किसने काट दी है? एम्प्लॉयर नहीं काटा है। और एक 124 उसका अपना भी है। तो टोटल अब उसने कितना हो, उसके पास कितना हो गया? दो एक 124 एम्प्लॉय वाला हो गया और 124 एम्प्लॉयर वाला अपना हो गया। तो ये टोटल कितने से अब डेबिट होगा? तो 48 कैसे बना? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। आखिरी बात पूरी करना। और क्या डेबिट होना है? और क्या डेबिट होना है सर? इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल कितना है? ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, इसमें एम्प्लॉयर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। एम्प्लॉयर की सिर्फ ऑब्लिगेशन है कि उसने काट के देना। अब जल्दबाजी ना कर ली कीजिएगा एंट्री को बैलेंस करने के लिए। कैश क्रेडिट होना है, कैश या बैंक। लेकिन सिर्फ ये 1471 पे आ जाए और 28 ढूंढ लें। 28 ढूंढ, सॉरी 28, 28 वो जो रिकवरी वाला है, वो 28 सामने रख लें। और मैंने एक सर्कल लगाया 1471 पे। इसके बारे में सोच लें, हमने देना सिर्फ में अब कितना है? 1471 दें। तो क्या सारा दे दें? हाँ हो सकता है सारा दे दें और 28 ले लें। तो रिपीट करने मैंने क्या बोला? 1471 दे दें, उसका बनता है, और 28 उससे
रिकवर करना। लेकिन नॉर्मल वे क्या है कि हमने देना है और 28 उससे लेना है। तो एग्रीड क्या होता है कि नेट सैलरी उसे दे देंगे, नेट उसकी पेमेंट कर देंगे। क्या होगा, ज्यादा कैश जाएगा कम जाएगा? कैलकुलेटर पकड़ा, 1471 में से 1 सेकंड 28 माइनस करें, प्लस 248 करें और प्लस 40 करें। 1471 क्या माइनस किया मैंने? -28 क्यों किया? वो नहीं देना। क्यों? वो लेना भी था, वो देना भी था। कॉन्ट्रा हो रहा है यार, कॉन्ट्रा हो सकता है। कॉन्ट्रा जब सेम पर्सन हो, सेम पर्सन हो, देना भी है एम्प्लॉइज को, लेना भी है। तो क्या किया हमने, पहले क्या किया सर जी? तो -28 प्लस 248 एंड प्लस 40। एक सेकंड आंसर देंगे। 1731। आप जरा ये देखें, जरा एंट्री बैलेंस करें जरा। एंट्री बैलेंस नहीं हुई मेरी। नहीं मतलब मैं मतलब कुछ कर रहा हूँ इसलिए कि आपको नजर आ रही है कि क्या हुआ। ये एंट्री बैलेंस क्यों नहीं हो रही और किधर डिफरेंस रह गया? और नहीं रहा ना यार, चेक तो करना है यार। ये सेंटर लाइन में डिफरेंस आ गया। किस तरफ डिफरेंस आ रहा है एंट्री में? गेन आ गया, डिस्पोजल ना हो जाए। गेन आ गया, क्या आ गया? ये क्या, अब ये क्रेडिट होगा इसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट एडवांस क्यों क्रेडिट होगा, कैश क्यों नहीं क्रेडिट होगा? क्या कम होने की बजाय क्या कम हो रहा है? कैश कम होने की बजाय हमारा जो पुराना एसेट था वो खत्म हो। कंपाउंड चलेगा या मैं दो हिस्सों में कर सकते हैं वैसे? तो मेरे ख्याल हिम्मत करनी चाहिए। रिपीट करें जरा खुद से लिख के, बगैर बोर्ड से देखे। मैंने जानबूझ के छुपा दी। अब ये ना करिए सर पेंट्री नजर आ रही। स्क्रॉल डाउन कर दें सर, इस तरह के वर्ड माशाल्लाह काफी सीख लें आपने। वॉइस लैग हो रही है। एडवांस सैलरी मींस डेबिट हो तो रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉय और क्रेडिट हो तो रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉय खत्म हो। बट एक ही बात है ना मैं, क्या हो गया? तो एक चीज लिख के दूसरी बैलेंसिंग निकालें, तो एडवांस लिख के बैलेंसिंग निकालें बेटा, मुझे कोई इतराज नहीं। एक ही बात है। ये एंट्री में कम से कम और नॉर्मल करनी क्या है, मतलब इसमें डेफिनेटली हम कैश डेबिट करके एडवांस क्रेडिट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि नॉर्मल वे क्या है, बोल लें जरा। कैश देने की बजाय सैलरी पेबल में से डिडक्ट किया जाता है, मतलब पैसे ले लेने की बजाय कम दिए जाते हैं। रिपीट कर लेंगे सेंटेंस। ले लेने की बजाय, पैसे लेने की बजाय कम पैसे देते, नेट करके देते। दिस इज द नॉर्मल थिंग इन एडवांस फ्रॉम सैलरी। देन सर फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर लेनी चाहिए। वो एंट्री तो कर लेते हैं, पहले जरा वर्किंग में जाए। ये नोट कर लिया एंट्री? एंट्री नोटेड है सर, हिम्मत वाले सर स्पीड अप हो रहा है, अच्छा टाइम लग चुका है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा नोट करिए, कोई फाइनल कंफ्यूजन यहाँ तक?
जी फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन की किस एंट्री की बात कर रहा हूँ, जरा बेसिक सी एंट्री बोल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट और फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। अब क्या आपको ये पता है, पहले तो ये दोबारा वर्किंग देखें कि टोटल खर्चा सैलरी का कितना है, जरा देखिए, जरा वर्किंग सामने रखते हैं, एंट्रीज भी देखें, एंट्रीज में भी देखें, तो मुझे फाइनली बताएं कि व्हाट इज द टोटल सैलरी एक्सपेंस। टू 2028 सही लग रहा है, क्या क्या किए? एक शायद सीधा सा काम ये भी तो हो सकता है, ये एंट्रीज हुई नहीं है, इन एंट्रीज में नजर आ रहा है कि फैक्ट्री पेरोल कहाँ 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 डेबिट हुई है, जरा करें प्लस, इधर से भी करके देखें कि हमने सारा खर्चा डेबिट कर लिया हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक किया जहां से ये 2038 समथिंग 28 बताया मुझे, लेकिन वो अपने टेबल से शायद बताया, इधर से भी देखें क्या जितना खर्चा है वो सारा रिकॉर्ड हो गया। 1635 प्लस बोले 145 124 124, आगे भी तो फैक्ट्री एक्सपेंस है, आगे फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं अब रहा, बाकी लाइबिलिटीज आ रही हैं, एडवांस वगैरह आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपने कॉलम्स का टोटल करें तो उसमें भी कितना टोटल आ रहा है, 2028। अब 2028 क्या है, 2028 है नहीं, इस चक्कर में ना डाल दीजिएगा 2028। अब ये टोटल फैक्ट्री की सैलरी, फैक्ट्री पे रोल डेबिट, अब हमें इसे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करके अब हमें वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में डिसाइड करना है, और उसके लिए तरीका क्या होना है, जो डायरेक्ट सैलरी है वर्क इन प्रोसेस में जानी है, और जो इनडायरेक्ट सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जानी, सनी एडमिन की बहस नहीं। अब यहाँ फिर हमें एक और डिसीजन भी लेना है कि अब इसमें से डायरेक्ट सैलरी कौन सी है और इनडायरेक्ट सैलरी कौन सी है, तो इसके लिए एक नोट भी पढ़ना है, ठीक है शायद थोड़ा सा आइडिया भी होता है, लेकिन बहरहाल जरा निकाल के, हम फैक्ट्री से इस तरह यूज टू हैं, तो ये मशीनिंग एक नोट नीचे लिखा होगा, मशीनिंग और असेंबलिंग जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, और ये जो टूल रूम्स वेयर हाउस वगैरह हैं, एक दो और एग्जांपल्स भी बताएं, आपको पता है, क्वालिटी हो गया, और रिपेयर मेंटेनेंस है, कैंटीन है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स मींस इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के दो तीन नाम और इसके अलावा स्टिचिंग, निटिंग, मशीनिंग, असेंबलिंग, कटिंग, इस तरह के वर्ड्स हैं, ये फिर किसके लिए, तो मतलब किन डिपार्टमेंट्स का नाम, किन डिपार्टमेंट्स का खर्चा वर्क इन प्रोसेस में, और किन का कहाँ जाना, तो एक फिर हमें सम करना पड़ना है, इन कॉलम्स का एक फाइनल सम करना पड़ना है। जी डियर, टोटल बता दो, ये बड़ा साथ के फिगर ही बता देंगे, मशीनिंग का टोटल बता दो। 1 लिखे जो आ रहा है मेरे साथ बताएगा, ठीक है, करते करते सारा 36,109 1338 545 करें, अब क्या करेंगे, वाइंड अप करें, वाइंड अप करें, अब किस किस को इकट्ठा करके क्या करें और किसको इकट्ठा करके क्या करें, फाइनल एंट्री लिखे सर, हेडिंग भी बनाए उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन, मशीनिंग और असेंबलिंग इकट्ठा करके हो गया वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और टूल रूम्स एंड वेयर हाउस इकट्ठा करके हो गया फैक्ट्री, तो फाइनल डबल एंट्री लिखें, कुछ और करें।
वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, and factory payroll. Factory payroll credit by 2028 and work in process finally debit by 1338 plus 1338 plus 545 1883 and 540 sorry 136 plus 109 145. चलो करते हैं पेज नंबर 336 पर। कोशिश अब इस वक्त यही है कि जो पिछला पढ़ा हुआ तो उसके साथ मिला के फाइनली कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 336 जितना अब टाइम है हमारे पास जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस नाम से क्वेश्चन मिला सर, रिक्वायरमेंट पढ़े। जी सर, रिक्वायरमेंट इसकी है जी, एडवाइस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर साहिल लिमिटेड। मैं इसका क्वेश्चन आपके साथ पढ़ूंगा, फिर मैं आपको इस तरह के एक दो पुराने सवाल बताऊंगा। ठीक है, वो फिर आपने रिवाइज करने हैं। तो कल हमने कुल प्रॉफिट क्या है शायद, या कॉस्ट क्या है, और फिर जो प्रॉफिट या कॉस्ट का पता चल जाएगी। अगर कॉस्ट के बेस पर डिसीजन लेना पड़ा तो जिसकी कम से कम कॉस्ट है, और अगर प्रॉफिट के बेस पर डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना। आइए फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। In May 2015, Board of Directors of Sahil Limited has decided to close one of the SL's operating segments at the end of the next year. The sales and production for the next year were budgeted at 50,000 units, and on the basis thereof, the budget for the segment of the next year was approved as follows. क्या है सर स्टोरी? साहिल लिमिटेड जो है वो अपने कुछ सेगमेंट बंद करना चाह रहे हैं, बिजनेस का हिस्सा बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर बंद कर दिया है, या एक साल और चलाना, अभी एक अगले साल चलाना, उसका एक बजट बना हुआ है कितने यूनिट्स की बेस पर प्रोडक्शन एंड सेल
तो 50 लाख जो है ये कितने यूनिट्स की सेल? वैसे ही सर, तो क्या अगर ये जरूरत पड़ी तो आप निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? पर यूनिट सेल प्राइस। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के सामने लिखा हुआ है 950 रुपीज में, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 50,000 केजीज। मेरा पहले सवाल सुन लीजिएगा, अकॉर्डिंगली जवाब दीजिएगा। क्या आप पर यूनिट केजीज निकाल लेंगे? क्या पर यूनिट केजी निकाल लेंगे? क्या? और जाने दें यार, मैंने क्या पूछा, मुझे क्या बता रहा है? जो आपने बताया वो क्या बताया? पूरा बोलिएगा, पूरा बोले, पूरा बोलने जो आपने बताया। आप रेट पर केजी बता रहे हैं मुझे, और मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा क्या, आपने बताया क्या? आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन मैंने क्या पूछा? वो वन नहीं यार, खुदा के लिए यार, 50,000 केजी, 50,000 यूनिट यार, ये भी हो सकता है। व्हाट आर केजीज पर यूनिट? 0.15। 19। 19 क्या निकाला है मिस्टर सलमान? इतने कॉन्फिडेंस से? क्या 19 क्या था आपने किया? कि 9,50,000 को डिवाइड बाय क्या किया है? 9,50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट डिवाइड बाय हाउ मेनी केजीज? 19 रुपए पर केजी रेट है। मैंने क्या पूछा? तो कैसे करेंगे? 50,000 केजी, कौन सा 50,000 ऊपर रखेंगे? नहीं, नो नो, केजीज पर यूनिट मांग रहा हूँ, यूनिट पर केजी मांग रहा हूँ, केजीज पर यूनिट। 50,000 कौन से ऊपर रखेंगे? केजीज डिवाइड बाय 50,000 यूनिट इज इक्वल टू, इतनी चैलेंजिंग कैलकुलेशन है? डायरेक्ट लेबर के सामने क्या लिखा हुआ है? 1 मिलियन। अच्छा, 1,000। आप मुझे लेबर रेट पर आर बताएं। आप यहां तक नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते, लेकिन आप मुझे लेबर कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हैं? लेबर कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हैं सर? कैसे? पूरा बोलिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बताइए, मुझे चाहिए कि आप कैसे करेंगे, कैसे लेबर कॉस्ट पर यूनिट। 1 मिलियन अगर डिवाइड बाय करेंगे 50,000, तो फिर ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट है। वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, बजटेड नेट प्रॉफिट। हाउएवर, स्टोरी क्या है? नेक्स्ट ईयर का प्लान था बंद करने का, हाउएवर हुआ क्या? रूमर्स ऑफ क्लोजर prompted majority of the segment skilled labor to leave the company। ये बंद कर देना, हमने मतलब छोड़ के चले गए। ठीक है। Consequently, the management is considering the following alternates to cope with the issue। ठीक हो गया? नंबर 1, क्लोज द सेगमेंट इमीडिएटली, अभी बंद कर दें, एंड रेंट द फैक्ट्री स्पेस फॉर 1 year एट अ रेंट ऑफ 40,000 पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे इसे। क्यों? रेंट द फैक्ट्री स्पेस फॉर 1 year। तो एक कोर्स ऑफ एक्शन ये है, और एम्प्लॉय contract labor which would be able to produce maximum of 40,000 units in the year। The quality of the product is however expected to suffer due to this change। Skilled employees भाग गए, सॉरी भाग नहीं के चले गए, और नए अगर रखेंगे तो मैक्सिमम कितने बना सकेंगे? प्लान कितना था, लेकिन वो नहीं बन सकेंगे। The following further information is available। The sale manager estimates that a sale volume of 30,000 units could be achieved at the current selling price। What is current selling price? ढूंढ दे जल्दी जल्दी जल्दी। What is current selling price? 100 कैसे? 50 लाख डिवाइड बाय 50,000। लेकिन वो कहते हैं, अगर सेल मैनेजर साहब फरमाते हैं
कि सिर्फ 30,000 यूनिट्स बेचे जा सकेंगे अगर 100 रुपए पे बेचना। मुझे बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? प्लीज बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट बता दिया कि नहीं दो यार। आप सब लोगों ने मेरे ख्याल अज्यूम किया होता किसी ने बता दिया होगा, वो कोई भी नहीं होता। Whereas sale value 40,000 would be achieved at the price of 90,000 अगर सॉरी 90 पर यूनिट अगर रिड्यूस कर दी जाए कितने से कितनी? नंबर 2 नहीं पढ़ लेते हैं कहां पे? if the price was reduced to 90 90 हो जाएगा। नहीं मतलब 30,000 यूनिट बिकेंगे अगर 100 रुपए पे बेचेंगे, और अगर 40,000 यूनिट्स बेचने तो फिर प्राइस 90 करनी पड़ेगी। ऐसे ही है, डिमांड है शायद 50,000 तक की तो गेम ही नहीं है अब, या ये या 30 या 40। नंबर 2 25,000 kgs of raw material is in stock। थोड़ा सा बचपन जरूर ध्यान में आना चाहिए। Any quantity of material may be sold in the market at a price of 19 per kg, but after incurring a cost of 2 per kg। ठीक है। Up to 15,000 kgs can be used in another segment of the company in place of the material which currently cost। शायद डिसीजन हो गया है। क्या 25,000 kgs पड़ा रेगुलर यूज में? मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात नहीं। 15 भी ऑल्टरनेट यूज है। 15 को बेचा जा सकता है, नहीं मतलब बेचने की बात बाद में शायद। 15 के एंगल से क्या उसे बेचा भी जा सकता है और इसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है? तो 15 के एंगल से कौन सा डिसीजन लेंगे आप? 19 है यार सलमान, क्या हो गया? 19 पे बिकना है और नहीं, अच्छा नहीं है, सही कह रहा था। 19 पे बिकना है लेकिन 2 का खर्चा करके। 17 क्या है? 17 क्या है? 17 क्या है? बेचने से नेट 17 मिलना है और ऑल्टरनेट इस्तेमाल से 18। तो हायर ऑफ इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम इसे उधर उधर की बजाय इधर इस्तेमाल कर लें। लेकिन 15,000 की गेम ये है, बाकी 10,000 और भी है जो शायद ऑल्टरनेट यूज नहीं हो रहा, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन जाएगी? मेरे ख्याल 17 ही होगी। ऐसे ही है। नंबर 3 वेजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर वुड बी। अब एग्जिस्टिंग लेबर ने शायद काम नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के 24 लेने पर यूनिट। also required to be spent on 40,000 on training of the direct labor contract। हाँ जी, ये भी क्या फैक्ट कंसिडर करेंगे कि ये भी रेलिवेंट कॉस्ट है। Due to utilization of the contract labor, variable overheads per unit are expected to increase by। क्या मतलब? मुझे भी एग्जिस्टिंग रेट बता सकते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का? पर यूनिट बता सकते हैं, पर आर क्यों नहीं बता सकते? आर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन पर यूनिट शायद पता चल जाएगा। 10 डरे नहीं, डरे नहीं, मेरा ख्याल ठीक हो गया। लेकिन 10 कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। 20% से बढ़ जाएगा, 20% तक हो जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा? 20% तक हो जाएगा। टू इंक्रीज टू एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय सॉरी 20% बढ़ जाएगा, 20% से ही बढ़ जाएगा। मेरा 12 हो जाएगा शायद। कर ले सॉल्व। सॉरी आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, नजर तो आ रहा। जी सर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड depreciation of 3 machines used in the segment amounting to ₹170। These machines originally costed 1.7 million and could currently be sold। currently be sold का मतलब क्या ये भी ऑप्शन अवेलेबल है? ढूंढना जरा कहीं कि अभी बेच के बाद खत्म करें, रेंट पे दे दें, कहानी खत्म करें।
ये भी एक ऑप्शन है। If the machines are used for production in the next year, अगर इस्तेमाल किया गया तो सेल वैल्यू would reduce by 5 per unit of production। क्या मतलब, कैलकुलेटर पकड़ा, अगर 30,000 बने, अगर 30,000 बने तो फिर बताएं, अब ये फाइनल वर्किंग करते हैं, फिर कितने पे मशीन बिकेगी। और सर जी एक आध वर्किंग ही कर लें, इतनी ठंड तो नहीं है अब सर, अब भी ठंड है सर, पता ना पेपर में ना ठंड आ जाए। अगर 30,000 यूनिट बने तो मशीन कितने की फिर बिकेगी, कब कब, साल बाद। लेकिन ये 630 कब मिलेगा, 680 सॉरी, या 680 कब मिलेगा, अगर साल बाद बेचेंगे। और अगर 40,000 यूनिट्स बना के बेचा तो 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लगा रहा हूं, तो 5,000 क्या करेंगे, 40,000, तो 680 हो जाएगा। एक ऑप्शन क्या है मशीन की, अभी बेच दें कितने की, अगर 40,000 यूनिट बना के बेचेंगे तो 630 पे बिकेगी, और अगर 30,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे साल बाद तो 680 शायद। रेलिवेंट है ये चीजें। ऑल अदर कॉस्ट इंक्लूडिंग द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रिप्रेजेंट अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड्स। क्या ये इंकर होने ही है सर, होने ही है सर। 40% of the admin and selling expenses are variable, whereas the remaining amounts represent the apportionment of, इसमें से कितना कितना होगा हमसे रेलिवेंट, 40% रेलिवेंट होगा सर। अब आपने करना सर जी ये है, 2-3 क्वेश्चंस लिखे पहले तो। सर ये देखिए मेरे नजदीक ये रवैया है इस वक्त जो हो रही है, अल्लाह करे आप सीरियस ले रहे हैं मेरी इस बात को। ग्लोबल ढूंढना है, अपने सफा नंबर है पेज नंबर है 78। अब इस तरह के क्वेश्चन जो मैं पुराने कहता हूँ कितना टाइम लगता है, कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। देन उसके बाद सर आपने ढूंढना है, एक सफा मैंने सैटरडे को भी कहा था, उसकी थोड़ी सी कल जरूरत पड़नी है, शट डाउन डिसीजन के एंगल से। वैसे तो यहाँ भी कुछ शट डाउन डिसीजन आई है थोड़ा, लेकिन शट डाउन डिसीजन जो है उसमें कोई फिक्स कॉस्ट भी रेलिवेंट हो जाती है। पेज नंबर 93, पेज नंबर 93। फिर उसके बाद आपने इसी तरतीब से ढूंढनी है चीजें, मतलब जिस तरतीब से मैं कर रहा हूँ। फिर आपने ढूंढना है पेज नंबर 33-38 पे जहाँ क्वेश्चन पड़ा इससे अगला, जी केमिकल्स, इसको भी सही रिवाइज करना था। जी केमिकल्स ये उसी जमाने में किया होगा जब हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे थे, तो प्लीज किस तरतीब से बोल दें। ग्लोबल पेज 78, देन कौन सा पेज रहा एक नजर देख लेना, पेज 93 के बाद फिर आपने यहाँ आना 338 पे, और उसके बाद फिर जहां तक हिम्मत हो सके ये साहिल करना। कितनी देर का काम है ये, मेरा ख्याल है इसे लगना चाहिए 2 घंटे, इसे लगने चाहिए आराम से 2 घंटे। ठीक है, हम फिर कोशिश करेंगे कि इसी से मिलती जुलती एक और डिटेल बहस फाइनल करें। अल्लाह हाफ़िज़। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सारे पेज नंबर वगैरह पता चल गए।